ये कार्य संभव हो पाते हैं। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर अमर सिंह सर हैं। मैं आपका विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, सेहत केंद्र की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से और समस्त प्रतिभागियों की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे मध्य सेहत केंद्र के सह समन्वयक और हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर गोविंद प्रसाद वर्मा सर हैं। आपका सहयोग स्तुत्य है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। और इस कार्यक्रम की सफलता के सूत्रधार प्रिय विद्यार्थी, मैं आप सबका समेकित रूप से अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस व्याख्यान के पूर्व आज के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर अमर सिंह सर का मैं संक्षिप्त ही सही किंतु उनका परिचय करने की चेष्टा कर रहा हूं। चेष्टा भी भय युक्त है। जैसा कि कालिदास ने कुमार रघुवंश की रचना करने के पूर्व उन्होंने कहा कि रघुवंशियों के चरित्र का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, फिर भी मैं चेष्टा कर रहा हूं। तो उन्होंने लिखा है, क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितिरिसुर दुस्तरम मोहादुद्वेनास्मि सागरम। रघुवंशियों के चरित्र का वर्णन करना अत्यंत दुष्कर है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मैं टूटी हुई नौका से समुद्र को पार करना चाह रहा हूं। उसी तरह से मैं भी अनुभव कर रहा हूं कि सर का व्यक्तित्व, सर का अनुभव, सर की प्रतिभा पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। मैं उन सबका यहाँ पर उपस्थापन करने में असमर्थ हूं, फिर भी कुछ शब्दों में आपके व्यक्तित्व, आपकी तपस्या का उपस्थापन करने की चेष्टा कर रहा हूं। आप मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चांद छिंदवाड़ा में आप प्रिंसिपल भी हैं और अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष भी हैं, प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ आप साहित्य की त्रिवेणी अर्थात हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट भी, जिसके कारण मुझे लगता है कि आप इतने अच्छे वक्ता भी। आप पूरे भारतवर्ष में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। आपकी ख्याति लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर के रूप में है और एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी है। मैं आपका इस विश्वविद्यालय में, इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सर। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और इस समय इसकी अत्यंत उपादेयता निरंतर बढ़ती जा रही है। भगवत गीता में इस जो अर्जुन स्ट्रेस फील करते हैं, उनके उस तनाव को कुछ शब्दों में उन्होंने जो फील किया, अनुभव किया और अपनी बात को कृष्ण के सामने रखा। क्योंकि सब लोग जानते हैं महाभारत कौरव और पांडवों के बीच के युद्ध की एक घटना है, किंतु यह घटना तनावपूर्ण भी है। जो धर्म का अवलंबन करने वाले हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनके लिए यह तनावपूर्ण है। असत्य अधर्म का पालन करने वालों के लिए यह कठिन नहीं है, किंतु धर्म का पालन करने वालों के लिए अत्यंत कठिन है। इसीलिए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि कथम भीष्मं महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इसुभी प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरसूदन। कि जो पूजा के योग्य है, द्रोणाचार्य, भीष्म आदि, इनके समक्ष मैं कैसे धनुष और बाण उठाऊंगा। और वो ये निश्चय भी करते हैं कि इनके न मारने से यदि मुझे भिक्षाटन करते हुए जीवन यापन करना पड़ा तो वह मैं स्वीकार करूंगा। तो कहते हैं कि गुरुन् हत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुम भक्षम्यपि हे लोके हत्वाथ कामास्तु गुरून् यैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इस रुधिर कार्य में संलिप्त होने की अपेक्षा मैं भिक्षाटन करते हुए जीवन यापन करना अधिक श्रेष्ठ समझता हूं। तो ये जो स्ट्रेसफुल वातावरण है, उस वातावरण से निकलने का जो उपाय, जो पद्धतियां डेवलप की गई है भगवत गीता में, बाकी शास्त्रों में और है, वो बहुत उपयोगी सबके लिए और हर क्षेत्रों में। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है और पढ़े लिखे लोगों में, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनमें तो मानसिक जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वहां और अधिक दिखाई देता है। तो कृष्ण ये अर्जुन की इस स्थिति का उपाय बताते हुए कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो अनित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। ये जो करे कि तितिक्षा अर्थात सुख और दुख को सहन कर लेना सीखो। तो सुख और दुख को अर्थात सभी परिस्थितियों में समान रहने की जो शिक्षा है, जैसे वो कहते हैं ना कि समत्वम योग उच्यते, आगे भी कहते हैं कि योगस्थ कुरु परमाणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यव समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व हो जाओ अर्थात सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मरण सब में सम हो जाओ, तभी आनंद प्राप्त कर पाओगे। आनंद का यही मूल मंत्र भी है। तो ये जो तनावपूर्ण वातावरण है, इसी को ध्यान में रख करके पूरा विश्व आज के दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाता है। इस अवसर पर मैं अधिक बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए सर ने हमारे आग्रह को बहुत कठिनाई से स्वीकार किया है। मैं अधिक समय इसलिए नहीं लेना चाहता हूं और सर का विशेष धन्यवाद, अभिवादन और स्वागत करते हुए अपने उद्बोधन के लिए मैं सर को आमंत्रित करता हूं। सर की बहुत व्यस्तता है, मैंने कई बार सर से आग्रह किया, सर मेरे आग्रह को स्वीकार किए। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, सेहत केंद्र की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर, आपका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं सर अपने उद्बोधन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है ना? जी जी सर, जी सर। हाँ, बीच में आवाज कहीं कटे या कोई प्रॉब्लम व्यवधान आए तो थोड़ा सा बता देना। जी जी सर, इधर से पता ही नहीं लगता क्या होने जा रहा है। थैंक यू प्रोफेसर डॉक्टर बबलू जी, आपने मेरा अतिशय है परिचय करा दिया। कई बार ये लगता है परिचय बहुत ऊंचा हो गया, मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। कोई भी बात हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके छात्र जुड़े हुए किस क्लास के छात्र हैं? ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के या कॉमन हैं? ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी के सब हैं। अच्छा, पीएचडी के, रिसर्च के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के कुलपति महोदय, मुख्य संरक्षक प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, माननीय कुलपति जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे सुनने के लिए अपनी परमिशन दी। मैं उनका आभारी इसलिए भी हूं कि संजय सर सागर यूनिवर्सिटी में थे, यहीं से मुझे लगता गए, तो सर से मेरी बहुत एक गहन मुलाकात है। सर यहीं थे, सागर में रहे हैं जी, सागर में रहे, तो सागर में मेरी मुलाकात रही है। उसके बाद भी एचक्यू आए हैं, ठीक ठीक। तो सागर में उन सर से मेरी मुलाकात हुई है, सर से मेरा परिचय है, तो मैं अपना ये डबल सौभाग्य समझता हूँ। बबलू जी ने तो बहुत लंबा चौड़ा परिचय दे दिया। सबसे ज्यादा खुशी ये होती है कि आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में सेहत केंद्र खोला हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं डॉक्टर गोविंद प्रसाद वर्मा जी सेहत समन्वयक हैं, को कोऑर्डिनेटर हैं सेहत केंद्र के, उनका भी धन्यवाद
ज्ञापित करता हूं। सेहत केंद्र बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे लगता है अभी हम स्टेट यूनिवर्सिटीज ने इस कंसेप्ट को अपने यहाँ नहीं लाया है, और मुझे लगता है इसकी बहुत जरूरत है कि हर यूनिवर्सिटी में और यहाँ तक कि हर कॉलेज लेवल पर सेहत केंद्र होना चाहिए, और एक प्रोफेसर को जो इन चीजों का जानकार हो, मानसिक चीजों का, फिजिकल चीजों का जानकार हो, उसका इसको कोऑर्डिनेटर बनाना चाहिए। जैसा कि मुझे आपने बताया है कि आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, और उस पर मुझे कुछ कहना है। आपके स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो मैं सीधे आपके स्टूडेंट से ही जुड़ता हूं और कहना ये चाहता हूं कि मित्रों, ये विलियम शेक्सपियर का कथन है कि ह्यूमन का लाइफ जो है वो मिरियड माइंडेड है। एक आदमी में भी असंख्य दिमाग हैं, असंख्य विचार हैं, असंख्य परतें हैं सोच की, असंख्य डायनामिक्स हैं। एक ही आदमी एक ही समय में देखो बहुत अच्छी पॉजिटिवली बात कह रहा हुआ हमें दिखाई देता है, और दूसरी तरफ वही आदमी देखें तो टोटल नकारात्मक नेगेटिव जीवन में भी जीता हुआ दिखाई देता है। ये आदमी ही ऐसा करता में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी बनाया है, और बुद्धि को विकसित करने के डायनामिक्स उसके माइंड में, उसके शरीर में दिए हैं। उसके साथ एक चीज निगेटिव ये हो जाती है कि वो अपने बारे में भी बुरा सोचने लगता है, नकारात्मक सोचने लगता है, जबकि ऐसा करने के लिए गॉड ने जो उसको, जो कुछ भी ईश्वर ने उसको दिया था, वो तो उसके लिए वो डिजर्व नहीं करता, उसे सोचना भी नहीं चाहिए, उसे उस दिशा में जाना ही नहीं चाहिए, नकारात्मकता की दिशा में। मनुष्य पूर्णतः शुरुआत में आदिम अवस्था पैदा हुआ, और वो अकेला नहीं रहा, उस जैसे और भी पैदा होते चले गए हैं। तो मनुष्य को साहचर्य की जरूरत पड़ती है, और जब जब साहचर्य का अभाव हो जाता है, उसके साथ चरण करने वाले, चलने वाले लोग नहीं मिलते, तो वो अपने को लोनलीनेस, अकेलेपन में आ जाता है। कहा भी है कि मनुष्य संगत में खिलता है और अकेले में बिखर जाता है, टूट जाता है। तो जितनी भी टूटन फूटन है, जितने भी अंतर्द्वंद हैं, जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं, इनका सबसे बड़ा समाधान सहचरत्व ही है। साथ साथ भोजन करें, साथ साथ चलें, साथ साथ हम विचरण करें, ऐसा सब साथ साथ होगा तो टेंशन कम से कम आएगा, मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो नकारात्मकता की ओर चला जाएगा। एक मदर टेरेसा का भी कथन है, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। वह परिवार जो साथ साथ भोजन करता है, उसके बारे में सर्वे हुआ है कि वो परिवार वो ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है और हमेशा स्थायित्व में भी रहता है वो परिवार। तो साथ साथ चलना जब बिखर जाता है, तभी व्यक्ति के साथ ये सारी परेशानियां आती हैं। शायद इसी के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हमें मनाना पड़ रहा है आज के दिन में। अब बात आती है कि मनुष्य बिखर नहीं पाए, और बिखरता कब है? मनुष्य के अंदर हजारों तरह की भावनाएं होती हैं, इमोशंस होती हैं। कितना भी बौद्धिक प्राणी क्यों न हो, उसके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि वो बिखरता इसलिए है क्योंकि वो अपनी इमोशन को इकट्ठा करके नहीं रख पाता है। कहा यह गया है कि मनुष्य के शरीर पर उसको इकट्ठा करने में 15 से 30% ही उसकी बौद्धिकता काम आती है। इमोशन को यूनाइटेड रखने में 70% तक उसका इमोशनल बिहेवियर अगर संयमित और कंट्रोल्ड हो जाए तो उसके काम आता है। तो हमें करना क्या चाहिए? मनुष्य की जो असंख्य इमोशंस होती हैं, भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं में बिखराव नहीं होना चाहिए। जैसे योगा की बात करें तो योगा क्या करता है?
हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को हमारे मानसिक स्वास्थ्य से होते हुए हमारे हृदय के स्वास्थ्य को, हमारी किडनी और हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं उनके स्वास्थ्य को मेंटेन करते हुए हमारी आत्मा के स्वस्थ होने तक की यात्रा पर हमें ले जाता है। उसी तरह से जैसे हम कहते हैं, चाहे खेल हो, चाहे संगीत हो, चित्रकारी हो, पेंटिंग हो, है, इन सब का भी, या हमारी कोई हॉबी हो। एक और चीज जो मानव के जीवन में आती है कि हम सब लोग व्यवसाय के तौर पर कुछ न कुछ करते हैं, और अगर व्यवसाय हमारी हॉबी के अनुसार नहीं हुआ, हमारी अभिरुचि के अनुसार हमारा अगर व्यवसाय नहीं हुआ, तो तनख्वाह तो मिलती रहती है, पैसा तो आता रहता है, लेकिन भावनात्मक बिखराव आ जाता है, जिससे शरीर पर मानसिक पीड़ा रहती है और शरीर को बहुत ही तकलीफ रहती है और पेन दर्द होता है। तो ध्यान, योग, ये ऐसी विधियां हैं जिन्हें अगर हम विस्तार से समझें। एक और चीज है सेवा करना, परोपकारिता करना, दूसरों की सेवा करने से हमारी इंद्रियों को एक आत्मिक खुशी मिलती है। वो आत्मिक खुशी हमारे शरीर को इकट्ठा रखती है, तन मन को एक जगह रखकर, हृदय को, आत्मा को एक जगह रखकर हमारे शरीर को आगे बढ़ाती है, जिससे हमारी ऊर्जा एकत्रित होकर हमारे लक्ष्य पर जाती है। जैसा कि प्रोफेसर बबलू ने अपनी स्पीच में कहा है कि दिनों दिन हमारे अंदर, हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे हम लोगों के बीच में सामाजिक दूरियां बढ़ रही हैं, रिश्तों में बिखराव आ रहा है, रिश्तों में कटाव पैदा हो गया है, और ये सारे के सारे कारण जो बने हैं यही हमारे मानसिक अवसाद के कारण बने। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य पनपेगा ही तभी, पोषण तभी पाएगा जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। मानसिक स्वास्थ्य हमारे आइडियाज को, हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को यूनाइटेड करके अभावों में भी, तनावों में भी, और जब विषम परिस्थितियां हो तब भी हमारे शरीर को यूनाइटेड रखता है और हमारी सेहत स्वस्थ रहती है। इसलिए हम सब मानसिक स्वास्थ्य के आकांक्षी हैं, और हम सबको अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में काम करने के लिए आत्मबल की बहुत जरूरत होती है। और जब तक हमारा मानसिक शांति हमें नहीं मिलेगी, हमारी खुशी की आधारशिला स्थापित ही नहीं होगी। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य पर हमें बहुत होमवर्क करने की जरूरत है, बहुत अभ्यास करने की जरूरत है, और मानसिक स्वास्थ्य, स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य विकसित करना ये मंजिल नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है। इसे जीवन के सतत अनुभवों से गुजरते हुए, जीवन के कड़वी सच्चाइयों से गुजरते हुए, उनको सकारात्मक तरीके से स्वीकारते हुए, जीवन को सकारात्मकता से लेते हुए जब हम समाज के लोगों से संवाद करते हैं, तब मानसिक स्वस्थता की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मानसिक स्वस्थता की प्रक्रिया कोई एक दिन की मंजिल नहीं है जिससे हम आजमाइश करके एक दिन में प्राप्त कर ले। ये सतत प्रक्रिया है, और शांति, सुकून, नीरवता के महासागर में ले जाने के लिए ये प्रक्रिया है जो खत्म कभी नहीं होती, हमेशा चालू रहती है। जैसा कि मैंने कहा है, भावनाओं पर नियंत्रण करना बहुत बड़ी चीज है। और मन क्योंकि चंचल है, मन घोड़े की तरह है, भागता रहता है चारों तरफ। हमारे शरीर में इंद्रियां काम करती, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मन अपने में चंचल है, हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां अपने उपभोग के लिए, अपने क्षणिक सुख के लिए मोह माया में फंस जाती हैं, लाभ में फंस जाती हैं, और भावनाओं पर हम नियंत्रण खो बैठते हैं। जैसे ही हम भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठते हैं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य में कमी होती चली जाती है। हमें जीवन को कब प्रश्न आता है, हम किस तरह का, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ वी शुड लिव। पहली बात तो ये हो गई कि जीवन को हमें टोटलिटी में स्वीकार करना चाहिए।
कई बार ऐसा लगता है जब हमें तनाव होता है, जब हमारे मन की बात नहीं होती, जब हमारी उम्मीदों के अनुकूल परिणाम नहीं आते, तब हमें दुख होता है, तब हमें अवसाद होता है, तब हमें टेंशन होता है। तो हमें अपने को, अपने शरीर को, अपने मन को ये भी समझाना चाहिए कि ये जो विरोधी परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं, अकेले पूरी दुनिया में हमारे साथ ही नहीं आई है। जो कोई लोग भी प्रोग्रेसिव होंगे, विकास के रास्ते पर चल पड़े होंगे, उनके रास्ते में ये सारी सफलताओं की टेंशन, दुख, अंतर्द्वंद, ये कन्फ्लिक्ट जो हैं, सारी सफलताओं की पूर्व योग्यताएं हैं। जब तक हम इन पूर्व योग्यताओं को प्राप्त नहीं करेंगे, इनसे होकर गुजरेंगे नहीं, इन पर नियंत्रण नहीं पाएंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए तो कहा गया कि 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे खराब लोग वो किसी अच्छे काम की शुरुआत ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अच्छे काम की शुरुआत करेंगे तो तनाव, अवसाद, टेंशन, ये सारी चीजें आएंगी। इसलिए बिना काम शुरू किए ही पूरी जिंदगी पशुपत गुजार लेते हैं। कुछ बीच के लोग होते हैं, थोड़े अच्छे थोड़े बुरे, अच्छे काम की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही अवरोध आना, ऑब्स्टेकल्स आना, विरोध है, अपोजिट परिस्थितियां निर्मित होती है, वो उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। तीसरे सबसे अच्छे लोग वो होते हैं कि हर अच्छे काम की शुरुआत करते हैं, उस काम को करने में जितने विघ्न आते हैं उनसे पार पाते हैं और उसके आगे निकल जाते हैं और उन कामों के परिणाम अपने पक्ष में कर लेते हैं। मैं अपने छात्रों से एक व्यक्तित्व विकास के तौर में ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे छात्र आजकल बहुत स्पीडीली, बहुत तेजी से सफल होना चाहते हैं। हर सफलता एक रिक्वायर्ड, आवश्यक योग्यता मांगती है। फर्स्ट डिजर्व आफ्टर डिजायर। पहले हमें काबिल बनना चाहिए, फिर किसी फल की उम्मीद करना चाहिए। आजकल हमारे छात्रों के साथ हो ये रहा है कि काबिलियत वो धारण कर नहीं रहे हैं और बड़ी चीज की प्राप्ति की, सफलता की इच्छा कर रहे हैं। तो दोनों चीजों में अवरोध, दोनों चीजों में जब खालीपन होगा तो मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करेगा, तनाव के रूप में आएगा। एक पंडित नेहरू का एक कथन है कि आइडिया विदाउट एक्शन इज अबॉर्शन। अगर आपने कोई बड़ा आइडिया पाल के रखा है, बड़ी उपलब्धि का सपना देखा है और उस पर उतना बड़ा एक्शन नहीं हुआ, तो जो आइडिया और एक्शन के बीच में जो खालीपन आएगा वो आपको अवसाद देगा, मानसिक अस्वस्थता देगा, टेंशन देगा और अंतर्द्वंद देके रहेगा। इसलिए सकारात्मक जीवन जियो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करो। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देना ही खराब मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा है। एक और चीज, जैसे हमारे छात्र बहुत स्पीड से सफल होना चाहते हैं, हर चीज एक वक्त लेती है, अपेक्षित वक्त लेती है और उतना वक्त नहीं दिया गया, उतनी प्रिपरेशन नहीं दी गई, उतना पसीना अपेक्षित नहीं बहाया गया, तो सफलता नहीं मिलती। जब नहीं मिलेगी तो फिर हम क्या करते हैं, हम गलत तरीके के आत्मविश्लेषण में लग जाते हैं। एक शेक्सपियर का ड्रामा है, उसका नाम हैमलेट है। उसका हीरो इसलिए मारा गया, ट्रेजेडी का इसलिए शिकार हुआ कि वो काम बहुत कम करता था और सोचता बहुत था। आजकल हमारे छात्रों के साथ भी ये प्रॉब्लम है, किसी चीज को लेके सोचते बहुत हैं, या ये कहो एक और प्रॉब्लम है, वो एक साथ सब कुछ बनना चाहते हैं, जैसा कभी इतिहास में हुआ ही नहीं है। आप एक बार में एक ही बन सकते हैं, अनेक नहीं बन सकते। अपने बारे में कभी कभार हम ब्रूडिंग नेचर बोलते हैं, हम कभी कभार अपना ही अति विश्लेषण करने लगते हैं और अंत में इस सत्य पर पहुंचते हैं कि वी आर गुड फॉर नथिंग। हम किसी भी चीज के लिए इस दुनिया में आकर अच्छे हैं ही नहीं, ऐसा नहीं होता। वी ऑल आर बॉर्न सुपरस्टार्स। ईश्वर ने हम सबको सुपरस्टार के रूप में पैदा किया है। बस इस दुनिया के कुछ गलत संस्कार हैं जिनके बीच में रहकर हम भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। तो हमें बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहिए। गांधीयन फिलॉसफी के अनुसार सुबह उठो, सोचो आज के दिन में क्या करना है, उतना ही करो। दूसरे दिन फिर उठो, फिर सोचो आज क्या डिस्पोज करना है, कौन सा काम निपटाना है, अपने लक्ष्य पर कौन सा काम करना है,
इस तरह से आपको टेंशन नहीं होगा। अगर आपने बहुत ऊंचा लक्ष्य सोच के रखा है और काम नहीं हो रहा है उसके मुताबिक, तो टेंशन होना वाजिब है, होके ही रहेगा। तो अति विश्लेषण कभी मत करो। एक विद्वान का कथन है कि अति विश्लेषण मानसिक विक्षिप्तता की जगह ले लेता है। अगर आप किसी चीज का बहुत ज्यादा विश्लेषण करेंगे और अपने को अयोग्य ठहराएंगे, नाकाबिल ठहराएंगे, तो मानसिक रूप विक्षिप्तता की तरफ आप चले जाएंगे, पागलपन की ओर चले जाएंगे। हमारे धर्म शास्त्रों में भी एक बात बताई गई है कि हमें तनाव, अंतर्द्वंद, दर्द, दुख ये सब तब होते हैं जब हम अपने को नहीं समझ पाते। हमें बाह्य चीजों पर प्रबंधन नहीं करना है, दुनिया को अपने नियंत्रण में नहीं लाना है, हमें सिर्फ अपना आंतरिक प्रबंधन करना है। दुनिया हमारे नियंत्रण में कभी नहीं आ सकती। मनोवैज्ञानिक तरीके से जितने लोग हैं उनकी अलग अलग मनोवैज्ञानिक स्थिति है, अलग अलग उनकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकताएं हैं, अलग अलग तरह का सोच है, वो हमारे नियंत्रण में पूर्णता कभी नहीं आ सकते। सिर्फ हम अपने पर आत्मनियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए जब आत्मनियंत्रण करेंगे तो आंतरिक तनाव अपने आप कम हो जाएगा। और किसी को कोई दुख होता है, तनाव होता है, अवसाद होता है, तो इसका एक ही अर्थ होता है कि व्यक्ति अंदर की दुनिया में अव्यवस्थित हो गया है, वो अंदर की अपनी दुनिया को संभाल नहीं पा रहा है। एक बात कही जाती है कि कुछ लोग, देखिए सबको 24 घंटे मिले हैं, सब 24 घंटे में ही अपने अपने लक्ष्य पर काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को जीवन भर यही शिकायत रहती है कि उनके पास समय की कमी है। 24 समय को कभी खींचा नहीं जा सकता। समय को लेकर भी लोग बहुत तनाव में रहते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता। तो उसके बारे में व्यक्तित्व विकास में एक लाइन कही जाती है कि जो समय की कमी का रोना रोते हैं, उसका एक ही अर्थ होता है कि वो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी फिक्स नहीं की है। जो लोग अपने लक्ष्यों की प्राथमिकता फिक्स नहीं करेंगे, उनका सारा का सारा कीमती समय किसमें चला जाएगा? जो गैर जरूरी काम है उसमें चला जाएगा। एक और विद्वान का कथन है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से जो अनावश्यक चीजें हैं, उन अनावश्यक चीजों को अपने जीवन से निकाल दे, तो उसके पास समय की कोई कमी नहीं रहती और वो व्यक्ति अपने जीवन में ही अपने सामने ही महान बन सकता है। तो ये जीवन जीने के अपने फॉर्मूले हैं। जितनी भी बड़ी हस्तियां बनी हैं, उनके पास कोई 48 घंटे नहीं थे। बड़ी हस्ती बनने के लिए उन्होंने अपने मानसिक तनाव को संयमित किया है, मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार कर रखा है। आज की पीढ़ी में एक और दिक्कत देखने को मिली है कि वो बर्दाश्त नहीं करते, उनके पास धैर्य की बहुत कमी है। जब देखिए, ये धैर्य बहुत बड़ा असेट है, बहुत बड़ी ताकत है। सब कुछ इस दुनिया में हमारे अनुसार नहीं होगा, तो जब हमारे अनुसार नहीं होता तो हम धैर्य खो देते हैं। जब व्यक्ति धैर्य खोता है तो तनाव, अंतर्द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट और बहुत सारी नकारात्मक चीजें उनसे गुजरता है। सब कुछ हमारे अनुसार इस दुनिया में नहीं हो सकता। एक फॉर्मूला आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, वो यह है मित्रों कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, पहली बात तो वर्तमान में रहना सीखो। हम लोगों के साथ एक दिक्कत है, विशेषकर हम भारतीयों की ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि अपने नकारात्मक पास्ट को घसीट के वर्तमान में ले आते हैं और हमको हमारा भविष्य अच्छा नहीं होगा कभी भी, ये पता नहीं कैसे पता लग जाता है। ज्यादातर लोगों को अपना भविष्य पता लग जाता है, हालांकि भविष्य भगवान को भी नहीं पता था क्या होगा। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि फ्यूचर को घसीट के वर्तमान में ले आते हैं और विगत जो पास्ट को उसको घसीट के सारे टेंशन वर्तमान में ले आते हैं, जबकि होना ही चाहिए था। आज का दिन हमें मिला है, 24 घंटे हमारे हाथ में है और 24 घंटे में हमें सबसे अच्छा काम क्या करना है, अपने लक्ष्य पर उसको प्राथमिकता से करें। और आज जितना काम निष्पादित हम कर देंगे, संपन्न कर देंगे, उसके रिजल्ट कल हमारे हक में आने लगेंगे। एक और चीज यहां बताते हुए मैं चलता हूं
कि अगर आधे अधूरे मन से हम अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो उसके परिणाम अंत में हमारे पक्ष में कभी नहीं आएंगे। कहा गया है, एक और किसी विद्वान का कथन है, अगर हम लक्ष्य पर 100% फोकस नहीं करेंगे तो सफलता क्या होती है? सफलता होती है लक्ष्य पर 100% फोकस। और फोकस की ताकत मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, 300 लोग बिना फोकस के किसी एक चीज पर काम करें और एक व्यक्ति फोकस होकर किसी एक चीज पर काम करे तो वो एक व्यक्ति की ताकत उतनी होगी, एक व्यक्ति की सफलता उतनी होगी जितनी उन 300 लोगों की सफलता होगी। दिस इज द फॉर्मूला। ये सारे सर्वे की बात आपको बता रहा हूं, मनोवैज्ञानिक जो रिसर्च हो चुकी है उसकी बात आपको बता रहा हूं। तो हम फोकस होके काम करें। आप लोग भी जानते होंगे कि गर्मियों के दिनों में हम एक कांच को क्या करते हैं, इस तरह से रख लेते हैं और उस सूरज की तरफ करके, और उसके पीछे एक कागज रखते हैं। तो वो कागज क्या करता है, एक पॉइंट पे फोकस, सूरज की सारी किरणें उसमें फोकस होके कागज में आग लग जाती है। ये उसी का फॉर्मूला है कि जब सारी एनर्जी एक जगह फोकस होगी तो उसकी ताकत 300 गुना ज्यादा होगी। तो हमारे स्टूडेंट इस चीज को देखें, सिर्फ ये नहीं कहते रहे कि दुनिया में बहुत बड़ा कंपटीशन है। देखिए कंपटीशन कम नहीं होना, कंपटीशन दिनों दिन होना। आपके प्रोफेसर बबलू के बारे में कौन सा कंपटीशन फेस करके आए, मुझे बहुत कुछ पता है, शायद इन्होंने नहीं बताया होगा। एक बहुत सामान्य परिवार से आए। कभी आप सोच सकते हो कि सामान्य परिवार पोस्टिंग ले सकता है? कभी सोचा है लोगों ने? लेकिन जब हम फोकस से काम करते हैं तो होता क्या है, तब ऐसे रिजल्ट आ जाते हैं। फिर सारी सिफारिशें, सारी दूसरी चीजें सेकेंडरी जिस पे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, वो सब एक साइड हो जाती है। तो मित्रों आप लोग काम करें। मानसिक स्वास्थ्य जब तक ठीक नहीं होगा, आप आत्मिक रूप से बलशाली नहीं हो सकते। हमारे सारे देवता या सारे हमारे महान हिस्टोरियन वो अकेले ही थे और उनके पास शक्ति सिर्फ शरीर की नहीं थी, आत्मिक बल की थी। तो हमें मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य से गुजरते हुए मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखते हुए आत्मिक स्वास्थ्य की तरफ जाते हुए आत्मबल को प्रज्वलित करना है। और इसमें धैर्य का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली काम है। धैर्य को बरकरार रखो, सारी चीजें आपके फेवर में न तो कभी हुई हैं, किसी के फेवर में न होंगी। और कहा भी जाता है कि बल कहां से आता है? बल जितनी बड़ी विरोधी शक्तियां होंगी उनके खिलाफ विद्रोह करने से, संघर्ष करने से बल आता है। आप देख लीजिए अखाड़े में पहलवान भी क्या करता है, पहले अपने बराबर वाले से कुश्ती करता है, फिर अपनी ताकत को बढ़ाने वाले, अपनी ताकत से अधिक ताकत रखने वाले पहलवान से लड़ता है। तब उसे टेस्ट होता है कि कितना उसके पास बल है। हमें इस दुनिया में कमजोर करने, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करने वाली कुछ चीजें हैं। उन चीजों के नाम है मोह। हम अपने पराये में फंसे रहते हैं। मोह हमें अंधा कर देता है। अज्ञानता, शिक्षित होकर भी हम अज्ञानी रहे तो इसका मतलब क्या है? अटैचमेंट। गीता का सारा सार यही है कि हम दुखी तब होते हैं जब हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं। अटैच होने की कोई जरूरत नहीं है। आप काम करके डाल दीजिए, फल तो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। कृष्ण ही तो कहते हैं काम करके, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, काम करके तुम 7 समुंदर पार चले जाना, काम का रिजल्ट आपका पीछा करके आ जाएगा। काम करके आप आसमान में उड़ जाना, उसका रिजल्ट आपका पीछा करेगा। तो वेटिंग फॉर द रिजल्ट, दिस शुड नॉट बी द रियल प्रोसेस। मैंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट को देखा है कि एक बार एग्जाम हो जाती है और 6 महीने तक अगर रिजल्ट नहीं आए, दे वेट फॉर देयर रिजल्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। अरे रिजल्ट तो आएगा ही, वो तो रह ही नहीं सकता। तो आप वेटिंग में अपने वैल्यू, प्रेशियस टाइम को, कीमती समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अपने को अशांत क्यों कर रहे हैं? आप दुख के महासागर में क्यों जा रहे हैं? शारीरिक मानसिक अवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। शरीर स्वस्थ होगा तो ऑटोमेटिकली मानसिक अवस्था भी ठीक होगी, और मानसिक अवस्था आप
नियंत्रित तरीके से इंद्रियों और मन को नियंत्रण में करके कहेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य भी अपने आप बहुत अच्छा होगा। एक दूसरे के पूरक हैं। एक और चीज, खालीपन अवसाद लाता है। खालीपन, अकेलापन ये अवसाद लाता है, टेंशन लाता है। तो अपने को व्यस्त रखिए। एक और शब्द से परिचित हो कि हम लोग अपने काम में देर रात लगे रहते हैं, ये न जानते हुए कि हमें करना क्या है। तो इसको इंग्लिश में बोलते पारदर्शी सोच, ट्रांसपेरेंट थिंकिंग। सबसे पहले आप ये सोच लो कि आपको वाकई करना क्या है। अगर आप बिना काम किए, बिना ये सोचे कि आपको क्या करना है, काम में जुट जाते हैं तो दो चीजें कन्फर्म है। पहली, आपका असफल होना कन्फर्म है। दूसरा, जब हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है, करते रहते हैं, तो तनाव आना 100% है। आप उससे बच ही नहीं सकते। मानसिक अस्वस्थता आना, शारीरिक अस्वस्थता आना कन्फर्म है। इसलिए अपनी सोच को ट्रांसपेरेंट थिंकिंग रखिए कि क्या करना क्या नहीं करना। कई बार हम जो नहीं भी करना है उसमें भी जुटे रहते हैं। जो चीज नहीं करना, दिमाग में तो पता है ये नहीं करना। और एक और चीज यहां बताऊं कि हम लोग इस दुनिया से बड़े परेशान हैं। जैसे कहते हैं कि हाथी चला बाजार और कुत्ते भौंके हजार। कुछ लोग, एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे के अनुसार हमारी तकलीफों की जड़ ये पता लगी है कि हम 80% जो सोचते हैं और 80% हम जो करते हैं वो दूसरे को खुश करने के लिए करते हैं, समाज को दिखाने के लिए करते हैं। मित्रों, इससे छूटो। दुनिया का कोई आदमी जो काम करता है तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कर रहा, ठीक है। और वो कहते भी हैं कि जब हम करते हैं तो क्यों सोचें कि दूसरे क्या कहेंगे। एक बार हम सोच ले ये अच्छा काम है, इससे हमारी भी भलाई होगी, दुनिया की भी भलाई होगी, फिर दुनिया की क्या प्रतिक्रिया होगी इसके सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा सोचोगे तो सारी एनर्जी सोचने में चली जाएगी। हाथी चला बाजार और कुत्ते भौंके हजार। हाथी का काम बाजार जाना है और कुत्तों का काम भौंकना है। कुत्ते भौंके तो हाथी को ये नहीं सोच लेना चाहिए, कुत्ते भौंके तो हाथी को कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा विरोध कर रहा है, हमें बाजार नहीं जाना। दोनों की अलग अलग प्राथमिकताएं, दोनों की अलग ड्यूटीज हैं। बोथ शुड नॉट डिस्टर्ब ईच अदर। और इस दुनिया में लोगों के पास काम करने के लिए समय भले ही कम हो, लेकिन दूसरे की लेग पुलिंग के लिए और टांग खींचने के लिए समय की कोई कमी नहीं है। कहा तो ये गया है, हमारी इंडिया की मन स्थिति इतनी है कि हमारे पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुछ अच्छा करते हैं तो उनके अच्छा करने से हमारी पाचन शक्ति बिगड़ जाती। क्यों नहीं हम अच्छा पचा पाते? फिर हम ह्यूमन बीइंग क्या है और व्हाट इज द अल्टीमेट एंड ऑफ आवर गेटिंग एजुकेशन? शिक्षित होकर हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो मित्रों, हम अपने को व्यस्त रखें, अपने लक्ष्य पर पारदर्शी सोच रखें, और जब लक्ष्य पर फोकस होता है तो हमें टेंशन की कोई खाली जगह ही नहीं बचती। स्वास्थ्य सबसे ऊपर इसलिए भी है, कहा गया है शास्त्रों में कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। 1000 सुख एक तरफ और तंदुरुस्ती का सुख एक तरफ। आप देख लीजिए, एक हमारे मित्र से बात हो रही थी, रोजाना बात होती है, मॉर्निंग वॉक में हम लोग घूमते हैं। वो हॉस्पिटल से हैं, डॉक्टर हैं। उनका कहना है हम लोग भी क्या मूर्खता करते हैं, सारी जिंदगी बैल की तरह जुते हुए रहकर पैसे की कमाई करते हैं और खजाना भरते हैं। और एक एज आती है जब क्या हम बीमार होने लगते, ऐसा स्वास्थ्य का खर्च करते हैं। तो ये तो मूर्खता हुई। एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, पैसे के पीछे मोह में उतना कभी नहीं पड़ना चाहिए कि आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खराब कर दे। एक पश्चिमी वैज्ञानिक का कथन है, मनोवैज्ञानिक का कथन है, उतनी ही हमें कमाई करना चाहिए। जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसके खाते में जो रकम पड़ी होती है, वो रकम चिल्ला चिल्ला के ये कहती है कि हे मूर्ख, तू तो दुनिया से विदा हो रहा है और तू मुझे कमाने के लिए खाते में डाल गया है। वो सारा पैसा ये कहता है, हे मूर्ख, तूने काश मुझे अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए यूज कर लिया होता
तो तेरी उम्र 10-20 साल और बढ़ गई होती। तूने मुझे इस खजाने में बैंक में रखा है, उस कारण तू दुनिया से जल्दी विदा हो रहा, ये तेरी मूर्खता है। एक लिमिट से ज्यादा पैसा बचाना, अगली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ज्यादा लोग बचाते हैं। पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। पूत अच्छा होगा बेटा तो खुद कमा लेगा, और पूत कपूत हुआ, ठीक है, तो आप कितना ही कमा के रख दो, 1 साल में सब खत्म कर देगा, फिर उसी लाइन पे आ जाएगा। ये सारी चीजें हैं। असीम धैर्य की बात है। असीम धैर्य जब होगा तो मानसिक स्थिरता बनी रहती है, और जैसे ही धैर्य खोते हैं मानसिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। मानसिक अस्वस्थता एक और कथन है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी जेल क्या है। हमारे इस दुनिया की सबसे बड़ी जेल ये नहीं है जो सरकार ने जेलें बनाई हैं जिसमें कैदी रहते, अपराधी रहते हैं। मानसिक अस्वस्थता सबसे बड़ा कारागृह है। हम सब लोग बिना कोई अपराध किए, बिना कोई सजा पाए, बिना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में जजमेंट लिए, हम अपने मानसिक रूप से प्रदूषित विचारों के कारागृह में हम जिंदगी भर फंसे रहते हैं। तो इसको निकलो। और पढ़े लिखे लोग नहीं, अगर मानसिक रूप से पॉल्यूटेड विचारों के कारागृह में अगर पढ़े लिखे लोग भी फंसे रहेंगे तो कम शिक्षित लोगों को वो क्या बता पाएंगे। एक और चीज बहुत अच्छा कथन है कि किस्मत किन लोगों का फेवर करते हैं। अक्सर हम लोग बहुत किस्मत की बात करते हैं, तो कहा गया है जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, सजग हैं, सतर्क हैं, किस्मत उन्हीं का फेवर करती है। एक और बात कही है, इस दुनिया में मानसिक रूप से सिर्फ 3% लोग ही स्वस्थ हैं, सतर्क हैं, सजग हैं। इसीलिए उन 3% लोगों के पास दुनिया भर की दौलत, दुनिया भर का पैसा, दुनिया भर के रिसोर्सेस, सुख साधन, 3% लोगों के पास 97% सब कुछ साधन है, रिसोर्सेस हैं, और 97% लोगों के पास मात्र 3% पावर, वेल्थ, मनी और रिसोर्सेस हैं। योग की बात पूरी दुनिया मान चुकी है। योग किसे कहते हैं? कई बार यही नहीं होता कि हम योगा की क्लास में जाएं तब भी योग होता है। जब हम कोई भी काम करें, काम करते समय हमारा शरीर काम करे, हमारा मन एकाग्र होके काम करे, तन मन शरीर आत्मा हृदय सारे एक दिशा में मिलके जब काम करेंगे तो वो योग की अवस्था, काम करने में भी योग की अवस्था होती है। नहीं तो सुबह योग कर लिया और सारे दिन शरीर कहीं अलग जा रहा, मन कहीं अलग जा रहा, हृदय कहीं अलग, दिमाग कहीं अलग जा रहा, आत्मा कहीं अलग जा रही है, तो सुबह योग करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब बात यह भी आती है कि हम हीलिंग कैसे करें। अगर हमारा शरीर बिगड़ रहा है तो उसकी हीलिंग कैसे हो। तो हीलिंग की शुरुआत सबसे पहले मित्रों होती है कि अगर हमें तनाव है तो तनाव को हम दूसरे लोगों से शेयर करें, उन्हें बताएं कि इन चीजों के लेकर तनाव है हमें, और अच्छे लोगों से करें, नेगेटिव लोगों से नहीं करें। नेगेटिव लोगों से आपने तनाव शेयर किया तो और कई गुना बढ़ा देंगे। जो अच्छे स्वस्थ लोग स्वयं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ लोग हैं उनसे शेयर करें, अपनी बात को कहें, वो आपको कोई न कोई इल्म अवश्य बताएंगे, तब आप स्वस्थ रह सकते हैं। एक दूसरा है, कई बार हम लोग अकेले रहना मंजूर करते हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन उस प्रॉब्लम को दूसरों से जब शेयर नहीं करते तो ऑल्टरनेटिव समाधान भी नहीं आते। देखिए, कोई शर्म की बात नहीं है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बहुत सारे लोगों से लिए जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं आस्क फॉर हेल्प, दूसरों से मदद भी ले। कई बार हम लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी एक से मदद मांगी और उसने मना कर दी, तो फिर हम जिंदगी में किसी से मदद मांगते ही नहीं है। कहा तो यह गया है कि होप इज इटर्नल, हम उम्मीद बनाए रखें, और उम्मीद शाश्वत रूप से हमें जीवित रखने में, हमारे अस्तित्व को बरकरार रखने में काम करती है। हमें उम्मीद इतनी भी सकारात्मक रखनी चाहिए कि 10 लोगों से 9 लोगों से अगर हम कोई मदद मांगे, 9 लोग मना कर दें तो हमें 10वें व्यक्ति से मदद मांग लेनी चाहिए। 10 में एक तो हमारी हेल्प करेगा, इतना उम्मीदवान हमें होना चाहिए।
न कि किसी एक ने मना कर दिया तो हम उम्मीद ही खो बैठे, जिंदगी खत्म कर बैठे, आत्महत्या कर बैठे और क्या क्या नहीं साइड इफेक्ट में आते हैं। एक दूसरी चीज ये है, इन सारे टेंशनों से बचने का एक और तरीका है, जब हमारे ऊपर किसी चीज को लेकर तनाव होता है तो हम ये मान के चलते हैं ये सिर्फ दुनिया में हमारे साथ ही हो रहा और किसी के साथ नहीं हो रहा। ऐसा बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। किसी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर सबके साथ नेगेटिव परिस्थितियां, अंतर्दुन, टेंशन, ये सारी चीजें आती हैं, भले ही वो व्यक्ति कितना ही सुविधा संपन्न क्यों न हो। तो इसको ये समझे, जो आज त्रासदी आई है इट विल पास अवे। आज जो स्थिति विकट स्थिति है कल ऐसी नहीं रहेगी, परसों कम होगी और कुछ दिनों में बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ये भी गुजर जाएगी, सारी चीजें गुजरती रही हैं। आज जो चरम सीमा पे है वो कल चरम सीमा पे नहीं होंगी। जब इस तरह से हम साइकोलॉजिकल चिंतन से सोचेंगे तो आएगा कि आज है, इस पर काम करते हैं। दो चीजें हमेशा दिमाग में रखो, कोई विकट परिस्थिति सामने आती है, अगर आप उसे सॉल्व करने की क्षमता है, आप देख लीजिए एज ए ह्यूमन बीइंग लोगों का सहयोग लेके अगर सॉल्व कर सकते हैं तो उसको सॉल्व करो। जब डॉक्टर ने ही मना कर दिया आपके घर के किसी पेशेंट को कि अब इनको ले जाओ, अब इनका कोई इलाज नहीं हो सकता, तो फिर आपको रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। हम जब टोटलिटी में सत्य को स्वीकार नहीं करते, वर्तमान में जो घटित हो रहा उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तब भी हम टेंशन के शिकार होते हैं। इसलिए जिंदगी को स्वीकार करो, विकट परिस्थितियां हैं उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करो, और विकट परिस्थितियों से ही विकट सफलताएं पैदा होती हैं, ये भी मान के चलो। द ग्रेटेस्ट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन द पुअरेस्ट वन। महानतम लोग दुनिया के वो ही हुए हैं जो गरीबतम भी थे, जिन्होंने बहुत बड़ी समस्याओं का सामना किया है। ये सारी की चीजें हैं। तो दूसरे से मदद, कई बार दूसरे से मदद हम इसलिए नहीं मांगते कि हम छोटे हो जाएंगे। कोई इस दुनिया में छोटा बड़ा नहीं है। कोरोना ने सबकी लिमिट फिक्स कर दी है, किसकी कितनी हाइट है, एक पल नहीं लगता हमारे निपटने में। इसीलिए दूसरों से मदद भी लो और अपने को, समाज को आगे बढ़ाओ। कहते हैं दूसरे से मदद मांगने वाला कमजोर और गरीब नहीं होता, बहुत हिम्मत वाला आदमी होता है। दूसरे की मदद करने वाला आदमी पैसे वाला नहीं होता, बहुत हिम्मत वाला आदमी होता है। इसलिए दूसरे से मदद ले लो। एक और चीज कि जो कुछ भी घटित होता है सबसे पहले हमारे मन मस्तिष्क में घटित होता है। टेंशन होगा तो पहले दिमाग में होगा। तो कोशिश ये करो कि दिमाग में किसी नकारात्मक चीज को डालो ही मत, किसी आइडिया को डालो मत, उस घटना को दिमाग में जाने ही नहीं दो, उसके बाहर ही खड़ी रहने दो। क्योंकि दिमाग में कोई भी आइडिया अगर हम डालते हैं तो वो पाप और पुण्य की तरह दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता है। अगर आपने नेगेटिव आइडिया डाल लिया, टेंशन डाल लिया, कन्फ्लिक्ट, अवसाद, दुख डाल लिया, तो वो बढ़ेगा। इसीलिए किसी भी नेगेटिव चीज को अपने दिमाग में मन डालो, क्योंकि दिमाग में पहले घटित होगा, फिर वो आपके शरीर पर असर करे। दूसरी चीज, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ इज व्हाट वी गिव टू इट। जीवन वही होता है जो हम अपने को देते हैं। अगर आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, वैचारिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अस्वस्थता मानसिक और वैचारिक आपने खुद नहीं दी है, किसी दूसरे ने नहीं दी है। इसमें आप लोग महात्मा बुद्ध का कथन याद रखें। एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध को गालियां दे रहा था, दूसरे लोग सुन रहे थे, महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। तो दूसरे लोगों ने पूछा, महात्मा जी आप तो मुस्कुरा रहे हो, वो दूसरा आपको गालियां दे रहा है, बुरी बुरी गालियां। तो बुद्ध जी का कहना था, महात्मा बुद्ध का कहना था कि मुझे दुनिया जब कोई चीज देती है तो लेना हमारा काम है, कोई नेगेटिव चीज है वो तो मैं लेता नहीं हूं। तो उन्होंने मुझे गालियां दी, गालियां हमने नहीं ली। जब देने वाला कोई चीज देता है और लेने वाला लेता नहीं है, तो वो चीज देने वाले के पास ही बनी रहती है। इसलिए बुद्ध जी का कहना था कि गालियां उनके पास है, मैंने ली ही नहीं। देखिए कितना बढ़िया सॉल्यूशन है। हर चीज, इस दिमाग को, शरीर को कूड़ा करकट का कचरा गृह मत बनाओ। एक और चीज, एक दिन में कोई बड़ा नहीं होता। हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं
कहा तो ये गया है कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। सूरज भी जब सुबह उगता है, अपनी शुरुआत में सूरज बहुत कमजोर होता है, लेकिन जैसे जैसे आसमान पर चढ़ता जाता है, संघर्ष करता जाता है, सूरज ताकतवर होता है। तो आप इस सेंटेंस से भी फिलॉसफी ले सकते हैं। एक और चीज है कि कोई भी सफलता अंतिम सफलता नहीं होती और कोई भी असफलता घातक नहीं होती। एक वैज्ञानिक को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, उसने हजारों एक्सपेरिमेंट किए थे। बल्ब का, रोशनी का एक्सपेरिमेंट किया, 1200 एक्सपेरिमेंट, कहते हैं कि 1600 एक्सपेरिमेंट किए, और बार बार फेल हुआ। तो उससे पूछा गया कि आप तो हर बार फेल हुए, पूरा जीवन फेल होने में लगा दिया, लास्ट में आप सफल हुए हैं, दुनिया को आप क्या देके जाएंगे? तो उनका कहना था कि जहां जहां मैं फेल हुआ हूं, मैं लिख के जाऊंगा, दुनिया को बता के जाऊंगा कि इस चीज को ऐसे कभी मत करना, क्योंकि आप इस चीज को ऐसे करोगे तो क्या होगा, इस चीज को करोगे तो आप फेल हो जाओगे। इसीलिए ये जीवन का सबक, परिपक्व अनुभव मैं दुनिया को शेयर कर जाऊंगा, ये मेरा बहुत बड़ा योगदान होगा। मैंने लाइट का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार, ये सारी चीजें दुनिया को दी हैं, हजारों एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद दी हैं। तो कई कबार ये होता है कि हजारों असफलताओं, निराशाओं, दुखों, तनावों और अवसाद, इनके बाद किसी बड़ी सफलता आती है, इंतजार करती है। ये छोटी छोटी नेगेटिव चीजें, पूर्व योग्यताएं होती हैं। हमारे अमिताभ बच्चन भी कहते थे कि उनके पिताजी ने कहा था कि छोटी छोटी अगर सफलताएं आपको मिलती जाती हैं तो इसका मतलब आप छोटी सफलताओं में ही खत्म हो जाएंगे। अगर आप असफल हो रहे हैं तो उसका एक ही अर्थ है, ईश्वर ने आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज सुरक्षित करके रखी है, आपको बड़ी सफलता देगा। उसके लिए धैर्य रखो, पेशेंस रखो और सतत संघर्ष बनाए रखो, संघर्ष मत छोड़ो। और दो चार चीजें मैं आपको बता के अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम लोग अक्सर स्वयं को बहुत आलोचना करते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं। मैंने शुरू में ही कहा है कि हर व्यक्ति, वी ऑल आर बॉर्न सुपरस्टार्स, बहुत ताकतवर हैं। हम नेगेटिव चीजों पे फंस के कमजोर हो जाते हैं। सो डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ, वर्क हार्ड। हर दिन इतना मेहनत करो कि आपकी मेहनत के जो परिणाम आए उसकी खनक से लोगों को पता चले कि आप चाहते क्या थे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कोई बड़ा बनना चाहते हैं तो उसका प्रचार करने लगते हैं। प्रचार करते ही होता क्या है, हम कमजोर पड़ जाते हैं, और जब हमारा बड़ा सपना है वो कमजोर पड़ने लगता है, हमारी ताकत लक्ष्य पे उतनी नहीं जाती। इसलिए अगर हम दुनिया को कुछ बताना चाहते हैं तो अपने कर्मों के परिणाम से बताएं, उपदेशों से न बताएं। एक और चीज कई बार होता है, डार्केस्ट नाइट ब्रिंग ब्राइटेस्ट डेज। रात जितनी घनघोर होगी, दिन उतना ही चमकदार होगा। अगर आपके जीवन घनघोर अंधकार से गुजर रहा है तो ये मान के चलो जीवन में बहुत बड़ी कोई चमक आने वाली है। एक और चीज है, अगर आप देखिए, इस दुनिया में जो लहरें चल रही हैं, जो तूफान चल रहा है, इसको हम नहीं रोक सकते। समुद्र में अगर हम हैं तो लहरों को तो नहीं रोक सकते, तूफान को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम तैरना तो सीख सकते हैं। हमारा काम तैरना है, हम तैरना सीखें, कितनी बड़ा तूफान आएगा हम उससे बच के निकल जाएंगे। एक और चीज आई है कि जितने बड़े बड़े जीवन में महान लोगों के घाव हुए हैं, उतने ही अच्छे उनका भविष्य का जीवन रहा है। तो आप अगर घायल अवस्था में जीवन जी रहे हैं तो इसका एक अर्थ है कि बहुत बड़ी हेल्दी अवस्था, हेल्दी परिणाम आपके पक्ष में आने वाले हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ की परिभाषा ही आप लोग समझ लो। मेंटल हेल्थ इज हाउ वी कैरी अवर सेल्फ, हाउ वी हम अपने को कैसे लॉन्च करते हैं इस दुनिया में। हीरो हीरोइन अपनी फिल्म लॉन्च करते हैं, हम अपनी जिंदगी को लॉन्च करें, अपने आइडिया को लॉन्च करें। और एक और चीज, कई बार ये लगता है कि हम हेल में रह रहे हैं। एक इंग्लिश का कवि मिल्टन हुआ है, उसको ईश्वर ने क्या किया था, लात मार के नरक में डाल दिया था उसके हीरो को। तो उसका हीरो कहता है, तुम मुझे
उससे पहले वो हेवन में रहता था। तो उनका कहना था उस पात्र का, सेटन है, कि तुम मुझे नरक में रख सकते हो। जब मैं स्वर्ग में था तो तुम्हारा नौकर था, अब मैं नरक में आ गया हूं, अब मैं तुम्हारा नौकर नहीं, मैं नरक का सम्राट हूं। कितनी भी बुरी जगह फंसे हो वहां के सम्राट बनने की कोशिश करो, बहुत अच्छी जगह में हो वहां के नौकर बन के रहोगे। तो मतलब कुल मिला के मिल्टन का ही एक कथन है कि सारी चीजें मानसिक स्तर पर पहले शुरू होती हैं, एक्चुअल लाइफ में बाद में घटित होती हैं। ये स्वर्ग और नरक जो भी ये मानसिक ख्याल हैं। एक स्टेटमेंट है, पैराडाइज लॉस्ट, एक स्वर्ग खो गया आदमी के जीवन से, मिल्टन का एक महाकाव्य है। तो उसमें लिखा है, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस दैट कैन मेक हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। ये माइंड ही हमारा है, इस माइंड में कहीं छोटी सी चिप है, वहीं से सारा संसार हमारा दुनिया का चलता है। वहीं से गलत तरीके से सोचो तो नरक है, किसी चीज को सही तरीके से सोचो तो स्वर्ग है। और बिना संघर्ष के तो कोई प्रोग्रेस हो ही भी नहीं सकती। नो पेन नो गेन। एक सेल्फ टॉक की भी बात आती है, आप अपने को स्वस्थ कैसे बनाए रख सकते हैं? आप दुनिया से बातें कम करें, अपने को समझाएं, अपने को समझाएं कि तुम बहुत काबिल हो, बहुत बड़ा योगदान, जब इस दुनिया को छोड़ोगे तो बहुत बड़ा योगदान कंट्रीब्यूट करके जाओगे। आप सस्ते में मत निपटो, अपने अस्तित्व को 84 लाख योनियों के बाद मानव का जीवन लेके भी सस्ते में मन निपटो। और ये दुनिया न बहुत ज्यादा नकारात्मक है, ये तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी। पूरी दुनिया तुम्हें तोड़ने के लिए इकट्ठी हो सकती है। जब पूरी दुनिया तुम्हें तोड़े तो तुम्हें करना ही ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि दुनिया के सारे रिकॉर्ड तुम तोड़ दो। एक तरह से चिंता कौन सी बीमारी है? चिंता करना एक बीमारी है, जिस बीमारी में पास्ट को वर्तमान में घसीट के लाया जाता है, फ्यूचर को घसीट के वर्तमान में ले आया जाता है और पास्ट को बिगाड़ा जाता है। इससे हम बहुत कमजोर हो जाते हैं और परिणाम के रूप में हमें चिंता मिलती है। वर्तमान में जियो, पहले ही कह चुका हूं। एक और चीज, हर बड़ी उपलब्धि के लिए ईश्वर हमारे बड़े बड़े टेस्ट लेता है। अगर आप बड़ी विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, इसका अर्थ यह है ईश्वर बड़े बड़े टेस्ट ले रहा है, आपको बड़ी सफलता की तैयारी करवा रहा है। सेल्फ केयर इज हाउ वी टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ। सेल्फ केयर रखो। पूरी दुनिया किसी की स्थिति बिगड़ जाए, लेकिन अपनी फिजिकल, मेंटल, आइडियोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, अपने हार्ट के स्वास्थ्य को कभी मत बिगड़ने दो, क्योंकि ये बिगड़ गया फिर दुनिया में आपके लिए अच्छा कुछ भी नहीं बचेगा। और मानसिक स्वास्थ्य एक जर्नी है, ये अंतिम मंजिल नहीं है, और जर्नी कभी समाप्त नहीं होती, ये प्रक्रिया है। गुड से हम बेटर की तरफ, बेटर से बेस्ट की तरफ चलते जाते हैं। कहा गया है कि दुनिया को मत दिखाओ, अंदर शाइन फ्रॉम विद इन। जब हम अंदर से चमकने लगते हैं, अंदर से मजबूत हो जाते हैं, तो बाहर की दुनिया हमारे बल्ब को फ्यूज नहीं कर सकती है, फिर हमारा कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बी योर ओन लाइट। हमारी शिक्षा का उद्देश्य है आत्मदीपो भाव। हम स्वयं अपने दीपक जलें और अपने को मार्गदर्शित करें और दुनिया का भी मार्गदर्शन करें। मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। वह व्यक्ति बहुत जघन्य पापी है जो अपने समय का बेस्ट सदुपयोग नहीं करता है। एक और चीज है, सेट योर ओन डेफिनेशन। आप अपनी जीवन की परिभाषाएं खुद गठित करो, खुद परिभाषित करो। तुम्हारी परिभाषा कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा, छोटे लोग तुम्हारी बेस्ट परिभाषा कभी नहीं दे सकते हैं। और हमारे स्टूडेंट को आजकल एक और समस्या है, आइदर अवर स्टूडेंट अंडर एस्टिमेट देमसेल्फ और ओवर एस्टिमेट देमसेल्फ। अपना कभी भी न्यून आकलन मत करो। या तो हमारे युवा अपना न्यून आकलन करते हैं या ओवर एस्टिमेट करके अति आकलन करते हैं। आप अपना बैलेंस्ड आकलन करिए। जब हमारे आकलन न्यून या अति होते हैं तो टेंशन, अवसाद, दुख, तनाव, अंतर्द्वंद लेके आते हैं। और एक दो चीजें हम इसके डिजर्व करते हैं। हम अच्छी चीजों के लिए, खुशी के लिए, शांति के लिए,
अच्छी उपलब्धियों के लिए हम काबिल हैं और हम इसे डिजर्व करते हैं। हम अपनी डिजर्व होने की काबिलियत बढ़ाएं और हमें ईश्वर ने वो सारी चीजें दी हैं, वो सारी ताकतें दी हैं। उन सारी ताकतों से हम नकारात्मक चीजें जो आती हैं, जीवन में घटित होती हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कुछ 2-3 चीजें शेर शायरी के माध्यम से हैं, शायद आपको अच्छी लगे कि साहित्यकारों ने कितना अच्छा लिखा। आप लोग भी संस्कृत के बच्चे हैं, लिटरेचर के बच्चे हैं, तो ये चीजें आ जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 2 लाइन में पूरी एक किताब का संदेश आ जाता है। आप देखिए ये किसी ने ये पंक्तियां कितनी खूबसूरती से लिखी हैं, जो आपकी मेंटल स्थिति को बनाए रख सकती हैं, जो आपको हर नकारात्मक चीज से अलग रख सकती हैं। मैं आपके बीच शेयर करता हूं कि दुनिया में बहुत नकारात्मक घटित होता है, तो उसको ऐसे सोचो, अगर ऊपर वाले की जिद है जमीन पर बिजलियां गिराने की, अगर ऊपर वाले की जिद है जमीन पर बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है जमीन पर आसियां बनाने की। अरे उसकी जिद है जमीन पे बिजली गिराएगा तो हम भी आसियां, निवास और सारी चीजें बनाएंगे। एक और चीज कही है कि हमें इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में रुक जाना। हम लोग हाईली एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो कहीं रुकने का नाम नहीं लेते। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में रुक जाना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे कोई राह नहीं। हमें तो उस मंजिल तक पहुंचना है जिसके आगे सारी राह खत्म हो जाती है। जहां सारी राह खत्म हो जाती है उसके आगे राह बनाना हमारा काम है। एक और चीज, हम सब इंसान हैं, पशु नहीं है। अगर इंसान है तो इंसानियत पर यकीन कर, अगर इंसान है तो इंसानियत पर यकीन कर, और है कहीं स्वर्ग तो उतार ले जमीन पर, है कहीं स्वर्ग तो उतार ले जमीन पर। मैंने पहले ही कहा है कि हमारे अंदर वो सारी शक्तियां, सारी संभावनाएं अंतर्निहित हैं इंसानियत के रूप में, बशर्ते हम इंसानियत को विकसित करें कि कहीं पर भी हमें स्वर्ग नहीं जाना है। दुनिया में कुछ भी स्वर्गिक है उसको लाके अपने नीचे ले आना है, अपने पैरों के तले ले आना है। हमें अपने को मजबूत बनाना। ये दुनिया नकारात्मकता हमारे ऊपर तब हावी होती है जब हम कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने को मजबूत बनाना चाहिए और हमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में का शिकार नहीं होना चाहिए। किसी ने बहुत खूबसूरती से लिखा है कि पांव अपने ही काम आते जीवन सफर में, पांव अपने ही काम आते जीवन सफर में, तू गैरों के पैरों से क्या चल पाएगा, और जो गिर गया अपनी नजर में उसको क्या खुदा भी उठा पाएगा। हम दूसरों के पैरों से नहीं चलते, अपने पांव मजबूत करें, अपने को हाई स्पिरिट पे रखें। अगर हम अपनी ही नजर में गिर गए तो परमात्मा भी आ जाए, वो भी हमें कभी नहीं उठा सकता। आदमी है, आदमी का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। किसी ने लिखा है कि हमें वो प्राप्त करना है जो हमारे मुकद्दर में ही नहीं लिखा है। सब लोग मुकद्दर और नसीब की बात करते हैं, हमें तो वो चाहिए जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। क्या खूबसूरती से लिखा है कि मिल सके जो आसानी से उसकी तमन्ना किसको है, मिल सके जो आसानी से उसकी तमन्ना किसको है। जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। और जिंदगी जियो तो ऐसे जियो, अपने जिंदगी की परिभाषा ऐसे बनाओ कि तुम्हारे जिंदगी जीने का स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ, कि तुमने जो जिंदगी जी है उस जिंदगी को सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग आपका अनुकरण करें। कि जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि जमाना करे तारीफ, जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि जमाना करे तारीफ। नहीं तो हर आदमी इस दुनिया में आता है जीने के लिए, और मरो भी तो ऐसे मरो कि जमाना करे अफसोस, मरो भी तो ऐसे मरो कि जमाना करे अफसोस। नहीं तो हर आदमी इस दुनिया में आता है मरने के लिए। मरने और जीने में एक दोनों चीजें डिफरेंट होनी चाहिए। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम इतने कमजोर कभी नहीं है। शाखा से लगे हुए हम वो मरियल पत्ते नहीं कि हवा चले और हिल जाएं। शाखा से लगे हुए हम वो मरियल पत्ते नहीं कि हवा चले और हिल जाएं। कोई तूफानों से जाके कह दे कि औकात में रहे,
कोई तूफानों से जाके कुछ कह दे के औकात में रहे। कुछ देर की खामोशी है, नकारात्मक जीवन कुछ देर की खामोशी लेके आता है। कुछ देर की खामोशी है, अब शोर आएगा, अभी तक तुम्हारा दौर था, अब हमारा दौर आएगा। इस तरह से आशावादी दृष्टिकोण में हमारे छात्रों को जीना चाहिए। हर चीज संभव है इस दुनिया में, बशर्ते हमारे प्रयासों की ऊंचाई हिमालय की ऊंचाई से भी हो। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के मारो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के मारो यारो। और अंतिम इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आप अपने अलॉटेड टाइम से बहुत ज्यादा अलग समय ले लिया मित्रों, पता नहीं मेरी बात आपको कैसी लगी होगी। प्रोफेसर बबलू से मैं अनुरोध करूंगा कि 2-4 का एक लाइन में फीडबैक भी ले लें, हमें कितना बुरा लगा कितना अच्छा लगा। मेरा अपना कहने का तरीका था। आज मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूं कि हमने जो कुछ आपसे कहा एक चिनगारी दी है, उम्मीद की एक चिनगारी दी है, सकारात्मक जीवन जीने की चिनगारी दी है। उस चिनगारी को आग में भट्टी में बदलना आपका काम है। जब आप बदलेंगे तो खुद भी स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक स्वस्थ, हृदय की दृष्टि से और आत्मिक दृष्टि से। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो हजारों लाखों लोगों को भी स्वस्थ रखेंगे। मुझे तो लगता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर इससे अच्छा संदेश लेने का और कौन सा संदेश हो सकता है। अंत में इन पंक्तियों के साथ, ये दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं था, मेरी कोशिश थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं था, मेरी कोशिश थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग लगना चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगना चाहिए। थैंक यू प्रोफेसर बबलू, हमारे वाइस चांसलर सर, आपके साथी, सेहत केंद्र के सभी पदाधिकारी, हमारे सारे स्टूडेंट्स। आप लोग बिहार के हैं, बहुत काबिल स्टूडेंट भी होंगे। हम लोग तो पिछड़े प्रदेश मध्य प्रदेश से हैं, पता नहीं मैं अपनी बात कह पाया आपके मन मुताबिक या नहीं। 2-4 छात्रों से फीडबैक लेके वीडियो ऑन करके शायद कुछ अच्छा बुरा था हो, दे कैन शेयर। किसी का क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। So thank you one and all. Thank you, so nice of you. तो एक फीडबैक, किसी 1-2 का फीडबैक ले लो, कैसा लगा? लेट देम से। ज्योति इज हियर, गोपाल कृष्ण जी, रितु इज हियर, ये लोग, प्रतीक इज हियर, मुझे दिख रहे हैं। ये शायद कुछ कहें, कैसा लगा? हाउ यू एंजॉयड? कितना बोझिल रहा, कितना अच्छा रहा? आपने क्या सीखा? एक लाइन में यही बता दो, आपने क्या सीखा, तो मुझे शायद अच्छा लग जाए। नमस्कार अपना सर। नाम बताएं, क्लास बताएं। जी जी, मेरा नाम प्रतीक कुमार ओझा है, मैं शोधार्थी हूँ हिंदी विभाग महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से। जी प्रतीक जी जी सर। सर आपने बहुत अच्छी आज जानकारी दी। अपने उद्बोधन में एक सहज सुबोध सरल भाषा में सर आपने अपना उद्बोधन दिया, और जो हम लोग को जो मानसिक जो भी चिंताएं रहती हैं, जो भी टेंशन रहता है, उन सब पर आपने सर चर्चा की, और सर बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू और सर आपने हमें एक, जैसे सर व्यक्ति को एक सहन माने साहस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, माने चिंता आने पर, कष्ट आने पर व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए। अपने उसके को लिए ऊंचा सर रखो। आपने हम क्या करते हैं, ये चिंताओं को अपने शरीर पर वो नियंत्रण करने लगती हैं। नियंत्रण सारी चीज, हमारे शरीर का नियंत्रण हमारे हाथों में हो, फिर और कोई चीज हमें नियंत्रित नहीं करेगी। ये चीजें हमें तब नियंत्रित करती हैं जब हम उनके नियंत्रण में आ जाते हैं। थैंक यू प्रतीक जी। और एक आध कोई बोले, ज्योति जी सुन रही, गोपाल कृष्ण जी हैं मुझे दिख रहे, रितु जी हैं।
जी महोदय, बोलो नमो कुछ नमः। तो कहो, नहीं तो मुझे लगेगा मैं कुछ कह ही नहीं पाया। जी गोपाल जी। प्रणमामि प्रणमामि किस आचार्यान्। हाँ, तत्र अच्छा भवतां अच्छा अच्छा, किस क्लास में है सर आप? जी, मैं गोपाल कृष्ण मिश्र, शोधक छात्र, संस्कृत विभाग, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। आप तो और बबलू जी के डिपार्टमेंट के ही हैं। जी सर, बोले क्या? आपका उद्बोधन सर बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत ही आपने अच्छे से बताया। और मुझे विशेष रूप से जो आपका लगा कि ये वर्तमान समय में जो मानसिक तनाव हो रहे हैं, वो व्यक्तिगत एक एकाकी की भावना के कारण वो अधिक हो रहा है। तो एक सामूहिकता जो आपने यस हो रहा बताया। है, that is- हम अपने को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं। देखिए कहा गया मैन इज ए सोशल क्रीचर, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो सामाजिकता नहीं खोएं। या तो फिर ये सामाजिकता खो के ऋषि मुनि बन जाए, वो हम बन नहीं पाते। तो अकेले रह के जो व्यक्ति अकेला रहता है या तो बहुत पहुंचा हुआ संत है या महामूर्ख है। तो हम क्या करते हैं, अकेले रह के महामूर्खता की श्रेणी में चले जाते हैं। थैंक यू गोपाल जी, अच्छा लगा, आपने सुना गौर से है जी। कोई दिक्कत नहीं, so नाइस ऑफ यू। चलेगा चलेगा, मिलते हैं मित्रों, फिर मिलते हैं किसी। वीडियो सर, आप देखो वीडियो। ऑडियो, ऑडियो ऑन करो, ऑडियो, ऑडियो ऑफ है। अब आ गया, अब ऑन हो गया, यस अब आएगी, बोले बोले। मेरे पास तो आ रही है गोपाल जी, सर की आवाज मैं सुन रहा हूं, इसका मतलब ऑडियो ऑन है।